स्वागत है आपका वीकली स्पेस अपडेट सीरीज के थर्ड एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं कि इस वीक के जो टॉप 10 स्पेस अपडेट्स हैं वह कौन कौन से हैं। और ये जो टॉप 10 स्पेस अपडेट्स हैं यह इस वीक के जो स्पेस से रिलेटेड मेन डिस्कवरीज और जो मेन लॉन्चेस हैं उससे रिलेटेड है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारत के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस के एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा पैकमैन नेबुला में 228 नए वेरिएबल स्टार्स की डिस्कवरी करी गई है। और यह जो पैकमैन नेबुला है इसका जो रियल नेम है वह NGC 281 है, जो कि पृथ्वी से 9500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। और इसी NGC 281 नेबुला में भारत के ARIES इंस्टीट्यूट के एस्ट्रोनॉमर्स, जिनको की स्नेहलता जी के द्वारा लीड करा जा रहा था, के द्वारा एशिया के लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप देवास्थल का यूज करते हुए 228 नए वेरिएबल स्टार्स की डिस्कवरी करी गई है, जिनमें से जो 81 स्टार्स हैं वह एक ही साथ फॉर्म हुए क्लस्टर के मेंबर्स हैं। और जो बाकी के 147 स्टार्स हैं वह भी क्लस्टर स्टार्स के आसपास की लोकेशन में ही लोकेटेड है। और इन 147 स्टार्स में से जो 51 स्टार्स हैं वह अभी अपनी प्री मैन सीक्वेंस स्टेज, जिसको की फॉर्मेशन के जस्ट बाद की स्टेज कहा जाता है, उसमें मौजूद हैं। और जिस देवास्थल टेलीस्कोप की मदद से इन 228 नए स्टार्स की डिस्कवरी करी गई है वह उत्तराखंड के नैनीताल में मौजूद है, जिसका जो लेंस है वह 3.6 मीटर्स का है। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा करी गई इस बिगेस्ट डिस्कवरी पर इस वीडियो को 1 लाइक तो बनता है। आज नासा की तरफ से अनाउंस करा गया है कि प्लूटो की स्टडी करने के लिए जो न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करा गया था वह अभी भी अपने साइंटिफिक वर्क को परफॉर्म कर रहा है। और 17 अप्रैल को नासा के द्वारा इसी न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट से एक बार फिर से कांटेक्ट करा गया था। और इस कांटेक्ट के बाद नासा के द्वारा जो ऑफिशियल रिपोर्ट पब्लिक करी गई है उसमें यह बताया गया है कि यह जो न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट है प्रेजेंट टाइम में इसकी पृथ्वी से जो दूरी है वह 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की है। मतलब कि जहां एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 150 मिलियन किलोमीटर मतलब 15 करोड़ किलोमीटर होते हैं। तो इस हिसाब से प्रेजेंट टाइम में न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट है यह पृथ्वी से 7.5 अरब किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और आपको बता दें कि यह जो न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट है यह 2015 में प्लूटो के पास से गुजरा था। और अपने इसी फ्लाईबाई के दौरान यह जो स्पेसक्राफ्ट है इसकी मदद से प्लूटो के कई सारे रहस्यों को सुलझाने के साथ साथ इसके जो आईसी सरफेस है उसके बारे में काफी ज्यादा डिटेल में पता चला था। और न्यू होराइजन को ऑपरेट करने वाली जो टीम है उसका ये कहना है कि अभी न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट में इतना ज्यादा फ्यूल मौजूद है कि 2030 तक यह ठीक प्रकार से अपने साइंटिफिक वर्क को परफॉर्म करता रहेगा। और पृथ्वी से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी तक चले जाने पर यह जो न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट है यह भी नासा के उन 4 स्पेसक्राफ्ट की कैटेगरी में शामिल हो गया है जिन्होंने पृथ्वी से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो डिस्टेंस है उसको कवर कर लिया हो। स्पेस एक्स के द्वारा अपने क्रू 2 मिशन के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च करवाने की जो तैयारी है उसको पूरा कर लिया गया है। और 17 अप्रैल को यह जो क्रू 2 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स हैं इनको लॉन्च के लिए फ्लोरिडा में लाया जा चुका है। और स्पेस एक्स के द्वारा अपनी क्रू 2 कैप्सूल की लॉन्चिंग से पहले यह जो फॉल्कन 9 रॉकेट है इसके इंजन को टेस्ट फायर करा गया है। और जिन 4 एस्ट्रोनॉट्स को फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजा जा रहा है उसमें जापानीज स्पेस एजेंसी के आकिहिको होशिदे, नासा के किम बॉर्ग और मेगन मैकआर्थर और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के थॉमस पेस्क्वेट शामिल हैं। और यह जो क्रू 2 कैप्सूल है इसका जो लिफ्ट ऑफ है वह 22 अप्रैल को 6:11 AM ईस्टर्न डेलाइट टाइम पर फ्लोरिडा के कैप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन से करा जाएगा, जिसका जो लॉन्चिंग और लैंडिंग वीडियो है वह आपको हिंदी स्पेस चैनल पर देखने को जरूर मिल जाएगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा नासा के बजट को फिस्कल ईयर 2022 में 1.5 बिलियन US डॉलर इंक्रीज करते हुए 24.7 बिलियन US डॉलर प्रपोज करा गया है, जो कि US कांग्रेस के द्वारा अलॉट करे गए बजट से काफी ज्यादा है। जैसा कि आपको पता है कि नासा के द्वारा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए एक ह्यूज बजट की जरूरत है, जिसकी मदद से वह 2024 में मून पर एक बार फिर से इंसानों को लैंड करवा सके। और ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसके आधार पर मून पर इंसानों का एक परमानेंट बेस बनाने की तैयारी करी जा रही है। और जिस 55 पेजेस के डॉक्यूमेंट में इस बजट की डिटेल पब्लिश करी गई है उसमें नासा का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है उसमें टोटल 6.9 बिलियन US डॉलर की फंडिंग को प्रपोज करा गया है, जो कि US कांग्रेस के द्वारा अलॉट करे गए आर्टेमिस बजट से 325 मिलियन US डॉलर ज्यादा है। वहीं नासा का जो अर्थ साइंस प्रोग्राम है उसके लिए भी 2.3 बिलियन US डॉलर अलॉट करे गए हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और अंटार्कटिका में साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा अपग्रेड करने के साथ साथ कई प्रकार के साइंस वर्क मेंशन करे गए हैं।
हबल टेलीस्कोप के द्वारा एक खत्म होती हुई गैलेक्सी की इमेज को कैप्चर करा गया है, जिसका जो नाम है वह NGC 1947 है। और अगर आपको इस गैलेक्सी के बारे में बताएं तो ये जो गैलेक्सी है वह आज से 200 साल पहले एस्ट्रोनॉमर स्कॉटिस बॉर्न के द्वारा डिस्कवर करी गई थी। लेकिन इस गैलेक्सी की जो लेटेस्ट इमेजेस हबल टेलीस्कोप के द्वारा कैप्चर करी गई हैं, उसमें इस गैलेक्सी के जो खत्म हो चुके गैस क्लाउड्स हैं उनको आसानी से देखा जा सकता है। और वही इस गैलेक्सी में जो थोड़े बहुत क्लाउड्स बचे हैं, जिनको कि हम गैस क्लाउड्स भी कहते हैं, वह भी इसमें आसानी से दिख रहे हैं। और क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इस गैलेक्सी में किसी भी प्रकार का नया स्टार फॉर्मिंग मटेरियल मौजूद नहीं है, तो इस गैलेक्सी में किसी भी प्रकार के नए स्टार्स की जो फॉर्मिंग है वह नहीं हो रही है। और इस गैलेक्सी के जो ओल्ड स्टार्स हैं वह भी धीरे धीरे करके एक्सप्लोड होते जा रहे हैं। और इस गैलेक्सी में जो कुछ मिलियन स्टार बचे हुए हैं उनकी मदद से ये गैलेक्सी आपको इतनी ब्राइट दिख रही है। और ये जो NGC 1947 गैलेक्सी है, इसका जो पृथ्वी से डिस्टेंस है वह लगभग 4 करोड़ प्रकाश वर्ष का है। और नासा की तरफ से अनाउंस करा गया है कि आने वाले टाइम में ये जो गैलेक्सी है वह समय के साथ साथ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसरो का जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है उसको 2021 में टेस्ट करा जाएगा। लेकिन इसी के रिगार्डिंग इसरो के चीफ की तरफ से यह जानकारी भी दी गई है कि यह जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का टेस्ट है इसको एक बार फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। और अब इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर का जो टेस्ट है वह 2022 के स्टार्टिंग में शेड्यूल करा गया है, जहाँ पहले इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के टेस्ट को 2021 के लास्ट में शेड्यूल करा गया था। वहीं किन्हीं स्ट्रेंज रीजंस की वजह से इसका जो टेस्ट है उसको 2021 में पूरी तरह से पोस्टपोन कर दिया गया है। और अब ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का टेस्ट है वह आपको 2022 में ही देखने को मिलेगा। ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा अपने 15वें अनक्रूड स्पेस फ्लाइट मिशन को सक्सेसफुली 14 अप्रैल को न्यू शेफर्ड रॉकेट की मदद से लॉन्च करा गया है। और यह जो लॉन्च है वह 12:50 AM EST, मतलब कि अगर हम इसको इंडियन टाइम में कन्वर्ट करते हैं तो यह 14 अप्रैल को 10:20 PM IST पर कंडक्ट करा गया था। और यह जो लॉन्च था वह इस बेसिस पर करा गया था कि फ्यूचर में जब इस रॉकेट की मदद से ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा अपने पैसेंजर्स को लॉन्च करा जाएगा, तब उन पैसेंजर्स को अर्थ पर वापस कैसे लाया जाएगा। आज का ये जो लॉन्च था उसमें ब्लू ओरिजिन कंपनी का जो ये न्यू शेफर्ड रॉकेट था उसने 1,06,021 मीटर के डिस्टेंस को कवर करा था। और जिसके बाद इसका जो ऑर्बिटल पेलोड था वह इससे अलग हो गया था। और लॉन्च के करीब 8 मिनट के बाद इस न्यू शेफर्ड रॉकेट का जो फर्स्ट स्टेज का बूस्टर था उसने अर्थ पर मौजूद लॉन्च पैड पर अपनी सक्सेसफुल लैंडिंग को परफॉर्म करा था। और साथ ही जो इसका ऑर्बिटल पेलोड था उसने भी पैराशूट की मदद से डेजर्ट पर लैंडिंग करी थी। नासा की तरफ से अनाउंस करा गया है कि स्पेस एक्स का जो स्टारशिप रॉकेट है, इसी रॉकेट की मदद से आने वाले समय में नासा के जो आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत जो पहला एस्ट्रोनॉट होने वाला है उसको मून पर लैंड करवाया जाएगा। और नासा के इसी आर्टेमिस लूनर लैंडर प्रोग्राम के तहत स्पेस एक्स को नासा के द्वारा $2.9 बिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन करा गया है। और स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन कंपनी का जो कॉम्पिटिशन था उसमें नासा के द्वारा स्पेस एक्स को चुने जाने के बाद नासा का जो लूनर लैंडर मिशन था उसका जो विनर है वह स्पेस एक्स है। और नासा का ये कहना है कि हमारे पास स्पेस एक्स है जो कि ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम को और भी ज्यादा अपग्रेड कर रहा है। और नासा की जो स्पेस एक्स के साथ पार्टनरशिप है वह आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा मजबूत होगी। और आगे आने वाले समय में मतलब 2024 में जब स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, तब नासा के आर्टेमिस मिशन के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको इसी स्टारशिप रॉकेट की मदद से मून पर लैंड करवाया जाएगा। बाकी आपके स्पेस एक्स के द्वारा मून पर इंसानों को लैंड करवाने को लेकर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैंटम स्पेस के द्वारा ये अनाउंस करा गया है कि उनके द्वारा अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट को 2023 में लॉन्च करा जाएगा। और जिसके लिए फैंटम स्पेस के द्वारा $5 मिलियन की जो फंडिंग है उसको सिक्योर करके रखा गया है, जो कि फैंटम स्पेस के पहले ऑर्बिटल लॉन्च के लिए डेवलप करे जाने वाले रॉकेट के काम आएगी। और ये जो फैंटम स्पेस स्टार्टअप है वह अपने रॉकेट्स का मास प्रोडक्शन करते हुए रॉकेट लॉन्च मार्केट को कैप्चर करने का है, जिसके लिए फैंटम स्पेस के द्वारा 19 मीटर्स का एक रॉकेट डेवलप करा जा रहा है जिसका नाम डेटोना है, जो कि $4 मिलियन की कीमत पर हर एक 450 किलोग्राम के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय कर सकता है। और बाकी प्रेजेंट टाइम में दुनिया में ऐसे कई सारे स्टार्टअप सामने आए हैं जो कि अपने रॉकेट्स की मदद से लो अर्थ ऑर्बिट में फ्यूचर में पेलोड को डिप्लॉय करेंगे।
नासा का जो ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट है जिसको कि बेन्नु एस्टेरॉयड की स्टडी करने के लिए लॉन्च करा गया था, वह अब फाइनली बेन्नु एस्टेरॉयड के सरफेस के सैंपल्स को कलेक्ट करने के साथ ही 4000 मेगाबाइट के डाटा के साथ इसका जो कैप्सूल है उसको अर्थ तक पहुंचाने के लिए बेन्नु एस्टेरॉयड के ऑर्बिट को छोड़ने की तैयारी कर चुका है। और बेन्नु एस्टेरॉयड के ऑर्बिट को छोड़ने से पहले ये जो ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट है इसने बेन्नु एस्टेरॉयड के पास की अब तक की सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच को पूरा कर लिया है, जिसमें इस स्पेसक्राफ्ट के द्वारा बेन्नु एस्टेरॉयड के सरफेस से 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरी गई थी और जिस पोजीशन में इस स्पेसक्राफ्ट के द्वारा इस बेन्नु एस्टेरॉयड की इमेजेस को कैप्चर करा गया है। और अब इस ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट के द्वारा जो सैंपल्स और डाटा को कलेक्ट करा गया है उसको 24 सितंबर 2023 तक अर्थ पर वापस लैंड करवाया जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें और हो सके तो हिंदी स्पेस चैनल को डेली मार्शियन और इंटरनेशनल स्पेस अपडेट्स को हिंदी में देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।